अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर आप ये समझते हैं कि आज आपने लेज़र इस्तेमाल नहीं की तो शायद आपका समझना ठीक नहीं है, क्योंकि आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे आप इंटरनेट की मदद से देख रहे हैं, जो कि ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए आपके घरों तक आता है। और ऑप्टिकल फाइबर में लेज़र एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स को लेकर जाती हैं। लेकिन लेज़र की बात करेंगे हम मूवीज़ के साथ, क्योंकि मूवीज़ में लेज़र्स को बहुत प्रमोट किया गया। हमें स्टार ट्रैक की मूवीज़ में ऐसी स्वॉर्ड्स दिखाई गई जो कि लेज़र की बनी हुई होती हैं। इसी तरीके से अगर हम वीडियो गेम्स में देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें लेज़र के बने हुए वेपन्स इस्तेमाल होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन लेज़र सिर्फ वेपन्स में ही इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि लैब्स में भी इस्तेमाल होती हैं, ऑप्टिक्स में इस्तेमाल होती हैं। बहुत से एक्सपेरिमेंट्स लेज़र्स की मदद से किए जा रहे हैं। स्पेस एप्लीकेशन में भी लेज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा इस स्टील के डिज़ाइन की तरफ, जिसे हमने लेज़र से काटा है। मगर सवाल यह है कि रोशनी में इतनी ताकत आती कहाँ से है, क्योंकि लेज़र तो रोशनी ही है ना। इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा यूनान, जहाँ यूनानी रोशनी की मदद से जहाज़ों को आग लगाते थे। अर्शमीदस का ख्याल था कि अगर हम सूरज के सामने एक बहुत बड़ा मिरर रखें और उससे रिफ्लेक्ट होने वाली रोशनी जहाज़ पर पड़े, बहरी जहाज़ पर पड़े, तो उसे आग लगा सकती है, और ऐसा ही हुआ। यहाँ पर मैं आपको एक लेंस दिखा रहा हूँ जो कि लेफ्ट साइड पर है, और एक मिरर दिखा रहा हूँ जो कि राइट साइड पर है। लेंस सूरज की रोशनी को एक जगह पर फोकस कर रहा है और वहाँ पेपर जलना शुरू हो गया है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर आप मिरर को देखें, जिसके सामने एक लकड़ी रखी हुई है, तो मिरर सूरज के सामने है और सूरज की तमाम किरणों को वो एक खास पॉइंट पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिस जगह हमने लकड़ी को रख दिया, और टेम्परेचर की वजह से लकड़ी जलना शुरू हो गई। अगर आप जंगल में जाएं और आपके पास आग लगाने के लिए कुछ ना हो, तो दिन के वक्त आप एक आईने का, एक मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं लकड़ियों को आग लगाने के लिए। रोशनी के बारे में वैसे तो बहुत से साइंसदानों ने काम किया, जिनमें इब्नुल हितम का काम बहुत अहम है। उन्होंने बहुत से लेंसेज बनाए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दिया। लेकिन हम बात शुरू करेंगे न्यूटन से, जिन्होंने हमें बताया कि रोशनी 7 रंगों से मिलकर बनती है। उन्होंने रोशनी को मिरर से, प्रिज्म से गुजारा, और जब उन्होंने प्रिज्म से रोशनी को गुजारा तो उन्हें 7 रंग नजर आए। उन्होंने इन 7 रंगों के आगे भी प्रिज्म रखा, ताकि अगर कोई और रंग भी हैं तो वो नजर आए, लेकिन उन्हें और रंग नजर नहीं आए। इसका मतलब यह था कि रोशनी की इकाइयां यही 7 रंग हैं। उन्होंने ये भी नोट किया कि इन 7 रंगों की रफ्तार भी मुख्तलिफ है। कुछ रंग तेजी से रिफ्रैक्ट होते हैं और कुछ रंग आहिस्ता आहिस्ता रिफ्रैक्ट होते हैं, जिसका मतलब यह है कि इनकी फ्रीक्वेंसी और इनकी वेवलेंथ भी डिफरेंट है। लेकिन हम फौरन जंप करेंगे मैक्स प्लांक की तरफ, जिन्होंने बताया कि अगर आप दूर किसी सितारे को देख रहे हैं तो उसका टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। अब टेम्परेचर मेजर करने के लिए तो थर्मामीटर लेकर सितारे तक पहुंचना पड़ेगा, और क्या वो थर्मामीटर टेम्परेचर ले भी सकेगा? लेकिन सितारे से आने वाली रोशनी की इंटेंसिटी को, उसकी ब्राइटनेस को अगर हम मेजर करें तो हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं, और इसका फॉर्मूला और ग्राफ हमें इन्होंने दिया। मैं आपको लेफ्ट साइड पर बहुत से कर्व्स दिखा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत से स्टार्स नजर आ रहे हैं। इस स्टार का टेम्परेचर 2300 केल्विन है, जबकि इस स्टार का टेम्परेचर 58,000 केल्विन, फिर 78,000 केल्विन और 30,000 केल्विन। और अगर आप इनके ग्राफ देखें तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि अगर आप इनके स्पेक्ट्रल लाइंस देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये किस तरीके से रोशनी और उसके इर्द गिर्द के एरिए को, जो कि रेडिएशन जाहिर करती हैं, उनका अहाता कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर कम वेवलेंथ्स नज़र आएंगी 2300 केल्विन के स्टार में। लेकिन अगर आप 30,000 केल्विन के स्टार की तरफ देखेंगे तो उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस आप देख सकते हैं कि ज़्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस मौजूद हैं उसके कर्व में। इससे हमें अंदाज़ा होता है
कि यहाँ पर हमारी रोशनी की इंटेंसिटी ज़्यादा है और इसी वजह से इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा है। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ जिससे आपको आइडिया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने फेट सिमुलेशन से ली गई एक वीडियो, एक इंटरैक्टिव सिमुलेशन का इस्तेमाल किया है। हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हमारे पास पावर डेंसिटी है, स्पेक्ट्रल पावर डेंसिटी है वर्टिकल एक्सिस पर, और वेवलेंथ है रोशनी की, अल्ट्रावायलेट की, इंफ्रारेड की, जो कि स्टार से, सूरज से हम तक पहुंच रही है या किसी भी रोशनी की सोर्स से हम तक पहुंच रही है, उसकी आपको यहाँ पर वेवलेंथ दिखाई जाएगी। और फिर आप बीच में एक ग्राफ देखेंगे जो कि बताएगा कि कौन सी वेवलेंथ कितनी इंटेंसिटी के साथ, कितनी पावर के साथ हम तक पहुंच रही है। दाईं तरफ यहाँ पर हमारे पास एक थर्मामीटर दिया गया जो कि सितारों का थर्मामीटर, क्योंकि सितारे ब्लैक बॉडी रेडिएशन से, एक ब्लैक बॉडी से मॉडल किए जा सकते हैं। ब्लैक बॉडी पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं, इस कॉन्सेप्ट के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक टेम्परेचर स्केल रखा हुआ है जो कि इस वक्त 200 केल्विन पर है। आप यहाँ पर इंटेंसिटी भी देख सकते हैं, जो रोशनी हम तक सितारों से पहुंच रही है उनकी इंटेंसिटी आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तो मैं अब इस वीडियो को चलाता हूं और आप देखें कि सबसे पहले हमारे पास जमीन, अर्थ की रोशनी आपको नजर आ रही है। आपको अर्थ यहाँ पर नजर नहीं आ रही, लेकिन जब स्टार नजर आएंगे, स्टार हम देखेंगे तो वो आपको नजर आएंगे, और अर्थ का ग्राफ आपको यहाँ पर बहुत जीरो के पास ही नजर आ रहा है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता रोशनी की सोर्स की तरफ लेके जाता हूँ। आप देखें यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम लाइट बल्ब की तरफ जा रहे हैं तो 1700 केल्विन टेम्परेचर हो चुका है, और आपको एक रोशनी की सोर्स नजर आ रही है, एक स्टार है जिसका टेम्परेचर बहुत ही कम है, रेड, और आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटेंसिटी भी है। अब मैं इसको और ज़्यादा, इसकी रोशनी और ज़्यादा बढ़ रही है इस स्टार की। अब इस स्टार की रोशनी एक लाइट बल्ब के बराबर होगी। तो आप इसका रंग भी देख सकते हैं, आप स्पेक्ट्रल लाइंस देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें आपको इंफ्रारेड नज़र आ रहा है और विजिबल लाइट नज़र आ रही है, और रेड कलर का आपको स्टार नज़र आ रहा है। आप इसका टेम्परेचर 3000 केल्विन देख सकते हैं और इसको 10⁻⁶ इंटेंसिटी। लेकिन जैसे जैसे हम सूरज की तरफ जाएंगे, इस तारे को और ज़्यादा रोशन करेंगे, इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, और आप देख सकते हैं तो आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रल लाइंस की पावर भी बढ़ती हुई नज़र आएगी, रोशनी की भी, इंफ्रारेड की भी और अल्ट्रावायलेट की भी। तो यहाँ पर हम सूरज तक पहुँच चुके हैं, ये सूरज का कर्व है। हम सूरज से ऊपर भी जाएंगे और आप देख सकते हैं कि 6000 केल्विन तक सूरज का टेम्परेचर होता है, और इसकी इंटेंसिटी भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको और ज़्यादा ऊपर लेके जाऊंगा, बहुत बड़े स्टार जिसे सीरीज ए कहा जाता है, उसकी तरफ अगर हम जाएंगे तो हमारा टेम्परेचर और बढ़ेगा और उसके साथ साथ इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। और आप स्टार का कलर देखें, रेड कलर से अब ये ब्लू कलर का स्टार बनता जा रहा है। तो ब्लू कलर का स्टार ज़्यादा गर्म होता है और रेड कलर का स्टार कम गर्म होता है। मैंने आपको ये पूरी सिमुलेशन दिखाई, और इस सिमुलेशन को बयान करने के लिए हमारे पास एक रिलेशन है। आप देख सकते हैं कि ल्यूमिनोसिटी या ब्राइटनेस किसी भी स्टार की, उसको इस फॉर्मूले के साथ बयान किया जा सकता है, जहां पर हमारे पास टेम्परेचर की पावर 4 आ रही है। तो जो टेम्परेचर होगा उसकी पावर 4 के लिहाज से ल्यूमिनोसिटी बढ़ेगी। आप यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के स्टार्स के ब्लैक बॉडी मॉडल्स देख सकते हैं। तो जो स्टार का टेम्परेचर, ये वो स्टार है जिसका टेम्परेचर 3000 केल्विन, 4000 केल्विन, 5000 केल्विन टेम्परेचर रखने वाले स्टार में आपको ये वेवलेंथ्स मिलेंगी। 6000 केल्विन टेम्परेचर रखने वाले स्टार में आपको ये वेवलेंथ्स और ज़्यादा स्ट्रांग मिलेंगी, स्पेशली विजिबल लाइट और ब्लू लाइट। और यहाँ पर देखें तो आपको ब्लू लाइट की वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा मिल रही हैं और रेड कलर की वेवलेंथ कम मिल रही है, इसलिए इसका कलर ब्लू होगा। तो जैसे जैसे स्टार्स के टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे उनका कलर भी बदलता जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में के बराबर 273 केल्विन होते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि कई जगह पर हम डिग्री केल्विन्स यूज़ करेंगे। तो अगर हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेयर करेंगे, एक पानी, उबलते हुए पानी को मेयर करेंगे, तो उसका टेम्परेचर 373 केल्विन होगा। तो 273 का डिफरेंस रहेगा। इसी तरीके से 0 केल्विन का मतलब है -273 सेंटीग्रेड, जो कि कम से कम टेम्परेचर है। इसे एब्सोल्यूट ज़ीरो भी कहा जाता है। तो मोमबत्ती के शोले में, फ्लेम में 1000 डिग्री, इसका टेम्परेचर 1000 डिग्री केल्विन है, और इसमें जो पावर है वो 150 वाट्स है। अगर हम सूरज की तरफ जाएं
और सूरज को सेंटीमीटर स्क्वायर पर इसकी इंटेंसिटी मेजर करें, सेंटीमीटर स्क्वायर पर, तो 6000 डिग्री केल्विन इसका टेम्परेचर है। और इसकी अगर आप इंटेंसिटी देखें, पावर देखें, तो आपको 3500 वाट्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेंगे। तो टेम्परेचर 4 गुना बढ़ा है, लेकिन इंटेंसिटी 200 गुना बड़ी है, क्योंकि आपने फॉर्मूले में देखा था कि टेम्परेचर की 4th पावर यूज हो रही है। अब हम बात करते हैं एटॉमिक बॉम्ब की। जब एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स टेम्परेचर सूरज से ज़्यादा होता है, लेकिन वो 10 बिलियन टाइम्स सूरज से ज़्यादा ब्राइटर होता है अगर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर देखा जाए। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ कि अगर आप एटम बम की इंटेंसिटी को देखें तो आपको वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से उसकी इंटेंसिटी नीचे दिए गए सिफरों से महसूस होगी कि वो कितना ज़्यादा इंटेंस होता है, ब्राइट होता है, और कितनी रोशनी उसमें से निकलती है। रोशनी को फोकस किया जा सकता है और इसके लिए हम लेंसेज का और मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी हम रोशनी की पावर को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन इसमें 2 मसले हैं। एक तो ये कि कभी भी आप रोशनी को फोकस करके सोर्स से ज़्यादा ब्राइट नहीं कर सकते, लाइट की इंटेंसिटी अपने सोर्स से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। और दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत ज़्यादा टाइट फोकस नहीं कर सकते। इसलिए जब भी हम लेंसेज का और मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं रोशनी की पावर को इकट्ठा करने के लिए, तो उससे बेहतर तरीके अब हमें पता चल चुके हैं। क्योंकि रोशनी में मैंने आपको बताया 7 रंग हैं, और इसको हम प्रिज्म से भी देख सकते हैं और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से भी देख सकते हैं। हर रंग में अपनी ताकत होती है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। और यही चीज़ हमें रेनबो में नज़र आती है। जब सूरज की रोशनी कतरों से डिफ्रैक्ट करती हुई हमारे पास आती है तो हमें उसके 7 रंग हवा में नज़र आते हैं। रोशनी एक वेव है, उसकी वेवलेंथ है, उसका एम्पलीट्यूड है, उसका फेज है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, और रोशनी अपनी सोर्स से वेव की फॉर्म में जाती है। और इसको साबित करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए। रोशनी के इंटरफेरेंस को देखा गया, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर भी मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें हमने रोशनी की 2 सोर्सेज, जब हम यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर रोशनी की एक सोर्स है और उसके आगे एक सुराख कर दिया हमने। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे तालाब में एक आपने पत्थर फेंका तो लहरें बनी, और लहरों को आगे से आपने रोक दिया बंद बांध के, और अरे सुराख कर दिया, तो अब आपको यहाँ से भी बिल्कुल वैसी लहरें आती हुई नजर आएंगी जैसे कि पत्थर फेंकने की वजह से, यानी बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे सोर्स बना दिया। तो स्लिट जो होती है, जो एक सुराख होता है, ये रोशनी की या वेव्स की, अगर पानी की बात करें, सोर्स के तौर पर काम करता है। और जब हमने सोर्स बनाई और हमने देखा तो हमें रोशनी इस तरीके से रोशनी के वेवफ्रंट्स नजर आए। लेकिन जब हमने 2 सोर्सेज बना दी, 2 स्लिट्स कर दी, तो ओरिजिनल सोर्स तो यहाँ पर थी, यहाँ से रोशनी जा रही है। लेकिन जब हमने आगे 2 सोर्सेज बनाई तो हमें नज़र आया कि कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस और कुछ जगह पर बिल्कुल ब्लैक है, बिल्कुल रोशनी नहीं है। इसका मतलब ये है कि रोशनी कुछ जगह पर अपना असर बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है और कुछ जगह पर रोशनी का असर कम हो रहा है, बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। और इसकी वजह यह है कि हम जानते हैं कि रोशनी इंटरफेयर कर रही है। जब रोशनी की 2 वेव्स बिल्कुल इन फेज होती हैं, यानी वो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर होती हैं, एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के ऊपर और एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के ऊपर, तो वो ऐड कर जाती हैं और हमें वहाँ पर ज़्यादा रोशनी नज़र आती है, हमें वेव बढ़ती हुई नज़र आती है। लेकिन अगर वो आउट ऑफ फेज होती हैं तो अब हमें वहाँ पर रोशनी नहीं मिलती। इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं और इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो जब हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखा तो वहाँ पर हमें कई जगह पर रोशनी बहुत ज़्यादा नज़र आई और कई जगह पर रोशनी बिल्कुल नज़र नहीं आई, और उससे हमें पता चला कि ये स्लिट्स भी 2 सोर्स के तौर पर काम करती है और इनके बीच में वेव इंटरफेरेंस हो रही है। आइंस्टाइन के आने के बाद रोशनी की वेव नेचर में इजाफा कर दिया गया। आइंस्टाइन ने कहा कि रोशनी तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब भी रोशनी को मेटल पर बरसाया जाता था तो मेटल में से कई इलेक्ट्रॉन्स एस्केप कर जाते थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम रेड कलर की रोशनी को मेटल पर बरसा रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब हम सब्ज रंग की रोशनी को मेटल पर बरसाते थे तो वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ निकाल लेती थी। इसका मतलब ये है कि ये जो रोशनी एनर्जी रखती है वो इतनी काफ़ी है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सके। इसी तरीके से पर्पल कलर की रोशनी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकती थी। आइंस्टाइन ने कहा कि फोटॉन्स एनर्जी पैकेट हैं
और उनकी एनर्जी इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। और इससे आइंस्टाइन ने एक और बात भी हमें बताई कि इलेक्ट्रॉन्स खास एनर्जी रखते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी रखता, कॉन्टिन्यूस एनर्जी रखता, तो अब किसी भी वेवलेंथ की रोशनी उस पर गिराते तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ ही जाता। लेकिन ख़ास वेवलेंथ की रोशनियों की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी रखता है जो सिर्फ सब्ज लाइट ही इसको बाहर निकाल सकती है, और ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी रखता है कि इसको पर्पल लाइट ही बाहर निकाल सकती है। मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ जहाँ पर मेरे पास एक एटम है और उसमें आपको 2 ऑर्बिट नज़र आ रहे हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि नीचे है। हमने इसे एक्साइट किया। एक्साइट करने का मतलब ये है कि या तो हमने इसको टेम्परेचर दिया या हमने इस पर रोशनी बरसाई। तो रोशनी का एक फोटोन आया और इस इलेक्ट्रॉन से टकराया। उसने अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र की। इलेक्ट्रॉन ने जंप लगाया और वो ऊपर वाले हाई एनर्जी ऑर्बिट में चला गया। वो बीच में रुक नहीं सकता क्योंकि ये फॉरबिडन एनर्जीज हैं। ये एनर्जी उससे मिल नहीं सकती क्योंकि फोटोन ने तो उसको इतनी एनर्जी दी। अगर इस फोटोन में इतनी एनर्जी ना होती कि वो यहाँ तक जंप लगा सकता है, इस फोटोन में कम एनर्जी होती तो वो कभी भी एक्साइट ना होता, वो बल्कि अपनी जगह पर रहता है। तो ज़रूरी है कि फोटोन जो कि उससे टकरा उसमें इतनी एनर्जी हो कि वो इस गैप के बराबर हो, वो इतनी एनर्जी दे कि वो अगले ऑर्बिट में जा सके। अगर वो अगले ऑर्बिट में नहीं जा सकता, उससे नीचे रह जाए या हल्का सा ऊपर रह जाए, तो वो जंप नहीं करेगा। कुछ अरसा इलेक्ट्रॉन ऊपर यानी कि हाई एनर्जी ऑर्बिट में रहा, वहां पर अनस्टेबल था, और फिर उसने वापस शूंग करके जंप लगाया और उस जंप लगाने के बाद वो पहले ऑर्बिट में आ गया, इनिशियल ऑर्बिट में आ गया, और उसने एक और फोटोन जनरेट कर दिया। ये फोटोन अमूमन उसी रंग का होता है जिस रंग का फोटोन इनिशियली उस पर पड़ा हो, लेकिन मुख्तलिफ भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इस एटम का अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो इस हाइड्रोजन के एटम में अगर हम सारी लाइट बरसाएं तो उनमें कुछ वेवलेंथ की लाइट्स ऐसी होंगी जो कि इस हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सकती हैं, और उसके बाद वो वापस आएगा और फिर हमें एक और रोशनी देगा। तो आप देख सकते हैं कि ये वो ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं जो कि ये एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अगर आप पूरी लाइट इस पर बरसाएं तो ये रेड कलर की इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, ब्लू कलर की इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है, और इस तरीके से। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वापस दोबारा अपने ऑर्बिट में आएगा तो ये जनरेट कर सकता है इस कलर के फोटोन को, इस कलर के फोटोन को, इस कलर के फोटोन को, इस वेवलेंथ के, इस कलर के फोटोन को और इस कलर के फोटोन को। तो ये उसका एमिशन स्पेक्ट्रम है। तो इस एटम का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मैं आपको दिखा रहा हूं और आपको ऊपर एमिशन स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूं। जब एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में जंप करता है तो हो सकता है कि यहां से वो जब जंप करे यहां पर तो वो इतनी एनर्जी रिलीज करे, आपके पास जो फोटोन रिलीज होगा वो ग्रीन कलर का होगा, क्योंकि ग्रीन कलर की एनर्जी रेड कलर की फोटोन की एनर्जी से ज़्यादा है। अगर वो छोटे ऑर्बिट से नीचे आएगा तो अब आपके पास रेड कलर का फोटोन जनरेट होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी का है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखें तो रेड कलर की फोटोन की वेवलेंथ ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि एनर्जी कम है क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है। तो जितना लंबा इलेक्ट्रॉन जंप लेगा उसको उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, और जितना लंबा वो जंप दोबारा लेगा नीचे की तरफ उतनी ज़्यादा एनर्जी का फोटोन रेडिएट करेगा। मैं आपको यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के एमिशन स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूँ। तो आप हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम देख सकते हैं कि जब इस हाइड्रोजन इस किस्म की रोशनियां प्रोड्यूस कर सकता है, उसका एटम एमिट कर सकता है। नियॉन देखें वो ज़्यादा रोशनी प्रोड्यूस कर सकता है, आयरन ज़्यादा रोशनी प्रोड्यूस कर सकता है। तो हम जब बात करेंगे कि हमने एक लाइट प्रोड्यूस करनी है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके हम प्रोड्यूस करेंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो लाइट इन एमिशन स्पेक्ट्रम से बहुत ज़्यादा मुताबिकत रखती होगी। आप हाइड्रोजन से सिल्वर कलर की लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे। हमें आइंस्टाइन ने यह भी बताया कि जब फोटोन और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होता है तो 3 काम हो सकते हैं। पहला काम ये कि एक फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वो उसे एक्साइट कर देता है। एक्साइट का मतलब ये है कि वो अपना शेल छोड़कर ऊपर वाले शेल में एनर्जी ऑर्बिट में चला जाता है। अब अगर
यही एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कुछ अर्सा वहाँ पर रहेगा तो उसने हर सूरत में वापस आना है, क्योंकि वो वहाँ पर ज़्यादा देर स्टेबल नहीं रह सकता। तो अब वो क्या करेगा, जब वो नीचे वापस जंप करेगा तो वो एक और फोटोन प्रोड्यूस करेगा। पहले उसने फोटोन लिया और जंप किया ऊपर, अब वो नीचे जंप कर रहा है और फोटोन प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अब एक खास फिनोमिना डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे हम स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं। पिछली जो एमिशन पड़ी थी वो स्पॉन्टेनियस एमिशन थी। स्टिमुलेटेड एमिशन का मतलब ये है कि आपने ऑलरेडी एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन लिया, वो ऑलरेडी एक्साइटेड है और उस पर एक और फोटोन बरसा दिया। तो अब क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल कंडीशन में आएगा और 2 फोटॉन्स आपको आउटपुट पे जनरेट करेगा। ये बहुत अहम फिनोमिना है, इसे कहते हैं 2 आइडेंटिकल फोटॉन्स वो जनरेट करेगा। ये बिल्कुल ऐसे मैं आपको समझाने के लिए एक बहुत ही सादा सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने एक पेप्सी का कैन पिया तो आपको 1 डकार आएगा, हम अज्यूम करते हैं। तो पेप्सी का कैन फोटॉन है और जो आपने डकार लिया वो आउटपुट रोशनी है या आउटपुट फोटॉन है। अब सपोज आपने एक कैन पिया, अभी आपको डकार आया नहीं था और आपने दूसरा कैन पी लिया, तो अब आपको 2 डकार आएंगे। इसे कहते हैं स्टिम्युलेटेड एमिशन। मैं आपको यहाँ पर स्टिम्युलेटेड एमिशन दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास एक फोटोन आ रहा था, इलेक्ट्रॉन था, फोटोन उसे टकराया, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली और वो ऊपर वाले ऑर्बिट में, हाई एनर्जी ऑर्बिट में चला गया। थोड़ी देर के बाद उसने दोबारा वहीं पर जंप किया और वो फोटोन रिलीज कर दिया। दोनों की एनर्जी सेम है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था और वो एक ही तरीके से ऊपर गया और उसी तरीके से वापस आया। लेकिन अभी हम एक और केस को डिस्कस करने जा रहे हैं जहां पर हमने एक फोटोन दिया, एटम एक्साइट हो गया, लेकिन अभी ये एटम नीचे नहीं आया था, हमने एक और फोटोन उसी एनर्जी का दोबारा उस पर शाइन किया। तो जैसे हमने दूसरा फोटोन उसी एनर्जी का शाइन किया तो अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी पहली वाली एनर्जी स्टेट में आएगा और 2 फोटोन उसी एनर्जी के देगा। तो अगर आपने रेड फोटोन शाइन किया तो ये 2 रेड फोटोन आउटपुट पर आपको देगा। इसे कहते हैं स्टिम्युलेटेड एमिशन। स्टिम्युलेटेड एमिशन हमें यह भी बताता है, वैसे तो ये हमें उससे पहले भी पता था, कि एटम में एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रह सकता है, आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये नीचे उसको सादा बनाया हुआ है। दूसरा जो ऑर्बिट है उसको हमने स्ट्रेट लाइन से शो किया हुआ है, तीसरे को हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन से शो किया और चौथे को ऐसे शो किया। तो ये एनर्जी लेवल्स हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वो इस जगह पर हैं, उनको जब फोटोन टकराएगा तो वो यहाँ पर जंप कर जाएंगे। फिर अगर फोटोन और टकराते तो हो सकता है ऊपर वाले लेवल पर जंप कर जाएं और इसी तरीके से वो नीचे आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बीच की एनर्जीज नहीं ले सकते, ये फॉरबिडन गैप है। यहाँ की एनर्जीज वो नहीं ले सकते, वो सिर्फ डिस्क्रीट एनर्जीज ले सकते हैं। और कई किस्म की सीरीज हम शो करते हैं जिससे हम बताते हैं अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पर जंप करेगा किसी हाई एनर्जी ऑर्बिट से तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेमन सीरीज देते हैं। इसी तरीके से बाल्मर सीरीज है, पास्चन सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, ये मुख्तलिफ किस्म की सीरीज है जिन पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि लेज़र कैसे बनाते हैं। हमारे पास एक कैविटी है जिसमें सारे एक्साइटेड एटम हैं और हमने एक स्टार की सूरत में एक फोटोन शाइन किया। जैसे ही फोटोन इससे टकराया तो उसने क्या किया, क्योंकि ये पहले ही सारे एक्साइटेड थे तो उसने 2 फोटोन प्रोड्यूस किए। अब ये 2 फोटोन जाकर अगले एक्साइटेड एटम से टकराए तो यहाँ पर हमारे पास 4 फोटॉन्स प्रोड्यूस है क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन हो रही है। 4 जब जाकर आगे टकराए तो हमारे पास 8 फोटॉन्स प्रोड्यूस हो। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन एमिशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से बढ़ रहे होते हैं। लेकिन साथ साथ आपने ये भी देखना है कि ये जितने भी फोटॉन्स हैं ये एक ही कलर के होंगे, इनकी फ्रिक्वेंसी एक होगी और इनका फेज भी हम एक बनाएंगे। मैं आपको यहाँ पर लेज़र का प्रिंसिपल बता रहा हूँ। लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम फोटॉन्स एक रेडिएशन है। स्टिमुलेटेड एमिशन के बारे में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से एक्साइटेड एटम या उसका एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अगर शाइन किया जाए एक फोटोन से तो वो 2 फोटोन प्रोड्यूस करता है अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि लाइट एम्प्लीफिकेशन कैसे की जाती है, फोटॉन्स को एम्प्लीफाई कैसे किया जाता है। तो हमारे पास लेज़र बनाने के लिए सबसे पहले एक कैविटी होती है।
एक कैविटी होती है, एक रिजर्वायर होता है जिसमें हमने एक्साइटेड एटम्स को रखना है ताकि हम फोटॉन्स प्रोड्यूस कर सकें। ये मीडियम है और इसकी दोनों तरफ हम मिरर्स लगाते हैं। यहाँ पर शीशा लगाया और यहाँ पर शीशा लगाया। ये जो शीशा लेफ्ट साइड का ये 100% रिफ्लेक्टिव होता है, इसका मतलब ये कि रोशनी इसमें से गुजर नहीं सकती। जबकि जो राइट साइड का है ये 99% रिफ्लेक्टिव होता है, इसमें से पार्शली रोशनी गुजर सकती है, ऊपर और नीचे रोशनी जा सकती है। तो अब हम क्या करते हैं कि मैं आपको यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास यही कैविटी है, इसके बीच में आपके पास एटम्स हैं और वो एटम्स दो स्टेट रखते हैं, 1 या 2, आप देख रहे हैं। और उसको हम ऊपर से रोशनी बरसा रहे हैं इन एटम्स को एक्साइट करने के लिए। तो आप यहाँ पर अगर एनर्जी बैंड देखें तो ये 1 है, 1 का मतलब है ग्राउंड लेवल, लोअर एनर्जी बैंड, और 2 का मतलब है हायर एनर्जी बैंड। तो आप देख सकते हैं कि जैसे इनको रोशनी दी जा रही है, इनको लाइट पंपिंग की जा रही है, तो ये एक्साइट हो रहे हैं, फिर थोड़ी देर बाद अनएक्साइट होते हैं, और जब ये अनएक्साइट होते हैं तो क्या करते हैं, फोटोन देते हैं, फिर एक्साइट होते हैं, फिर अनएक्साइट होते हैं। और यहाँ पर क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे पास यहाँ पर एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में हैं, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोटोन प्रोड्यूस हो रहे हैं और फिर वो लेज़र बनाते हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ऊपर भी मैंने आपको सिंपल चीज़ बताई है कि जब आप रोशनी बरसाते हैं और एक फोटोन जाके टकराता है एटम से तो वो उसको एक्साइट करता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा तो वो ऊपर चला जाएगा और फिर वो जब नीचे आएगा तो वो रोशनी देगा आउटपुट पर। आप देखें रेड कलर का फोटोन आया, एक्साइटेड हुआ, उसने फिर रेड कलर का आउटपुट दे दी और दोबारा वो स्टेबल हो गया। लेकिन जब इस कैविटी में फोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टिमुलेटेड एमिशन हो रही है, तो फोटॉन्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से वो पैदा होते हैं। और जब वो फोटॉन्स इस तरीके से बनते हैं तो अब हमने उनको कोहेरेंट करना है। कोहेरेंट का मतलब ये है, अगर आप सूरज की रोशनी देखें तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट नज़र आ रही है, वेवलेंथ भी डिफरेंट नज़र आ रही है मुख्तलिफ कलर्स की, और आपको उनमें फेज शिफ्ट भी नज़र आ रही है। किसी का ट्रफ किसी के क्रस्ट के ऊपर, किसी का क्रस्ट ट्रफ से थोड़ा सा राइट साइड पर निकला हुआ है। लेकिन जब हम बल्ब की, इनकैंडेसेंट बल्ब की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ही रोशनी नज़र आती है, यहाँ पर आपको वाइट लाइट नज़र आती है, यहाँ पर एक ही रोशनी येलो, सिंगल फ्रीक्वेंसी सिंगल वेवलेंथ है। लेकिन ये रोशनी भी कोहेरेंट नहीं होती। कोहेरेंट का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, किसी भी पॉइंट पर देखूँ, तो अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो आप देखें यहाँ पर मुझे बहुत कम रोशनी की इंटेंसिटी मिलेगी क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर लाई नहीं कर रही। तो आप देखें कि ये क्रस्ट जो है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं लाई कर रहे, तो फेज में शिफ्ट है, कोई आगे निकली हुई है रे, कोई पीछे निकली हुई है। तो अब किसी पॉइंट पर भी इसकी इंटेंसिटी को, इन सबको ऐड करके इसकी इंटेंसिटी देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, कई जगह पर ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी, कई जगह पर बहुत ही कम इंटेंसिटी मिलेगी। लेकिन हम तो ऐसी वेव चाहते हैं जो कि कोहेरेंट हो और उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो इससे, जो कि ऊपर हमने देखा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इनके फेस बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं, क्रस्ट के ऊपर आ रहा है, ट्रफ के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर सिंगल फ्रीक्वेंसी है और कोहेरेंट लाइट है और इसे हम लेज़र कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर इनकोहेरेंट है, आपको मुख्तलिफ कलर्स भी मिल रहे हैं, और इनकोहेरेंट है। यहाँ पर अगर आप देखें तो अब आपके कलर्स जो हैं वो यहाँ पर मुख्तलिफ है, अभी भी मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज जा रही हैं, लेकिन आपको यहाँ पर भी सिंगल वेवलेंथ नहीं मिल रही। यहाँ पर सिंगल वेवलेंथ है और ये कोहेरेंट लाइट है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो लेज़र कोहेरेंट लाइट होती है और आपको आम टॉर्च इनकोहेरेंट लाइट होती है। मैं अब दोबारा आऊँगा उस कैविटी की तरफ जिसे हम लेज़र रेजोनेटर भी कहते हैं, लेज़र कैविटी भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एटम्स होते हैं। ये वो मटेरियल होता है पिंक कलर का जो हमने दिखाया है, जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स मौजूद हैं और उसके ऊपर आपने लाइट पंप यानी एक्साइटेशन एनर्जी देनी है, उसको टेम्परेचर से दें, लाइट से दें, और उसकी वजह से इसके अंदर एटम्स एक्साइट करेंगे। और जब एटम एक्साइट करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर स्टिमुलेटेड एमिशन होगा और उसकी वजह से वो आपस में रिफ्लेक्ट भी होंगे, टकराएंगे भी, रिफ्लेक्ट होंगे, टकराएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता उनका, क्योंकि लाइट एस्केप नहीं हो रही, इसलिए उनकी इंटेंसिटी, और इसके लिए ज़रूरी है एक और कंडीशन जो कि कंपलसरी नहीं है, ज़रूरी है, उसे पॉपुलेशन इन्वर्जन कहते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब ये है कि वो एटम्स जिनकी लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन्स कम हों और हायर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हों। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप एटम देखें तो यहाँ पर आपको बहुत से इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं। फोटॉन्स हमने शाइन किया और वो ऊपर चले गए, और उसके बाद वो 3 नंबर
लेवल से 2 नंबर लेवल पर आए, लेकिन उसके साथ उन्होंने फोटॉन्स भी जनरेट किए। और अब आप देखें कि यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जन हुई है। ये एक एक्साइटेड एटम है, ये एक एक्साइटेड एटम है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी में ज़्यादा हैं और लोअर एनर्जी में कम है। तो जब हम इन पर फोटॉन शाइन करेंगे तो ये फ़ौरन नीचे आएंगे और उसके साथ ही हमें लेज़र मिलती हुई नज़र आएगी। तो लेज़र के लिए ये कंडीशन है। अब मैं आपको यहाँ पर कैविटी दिखा रहा हूँ, आप कैविटी देख सकते हैं। यहाँ पर रोशनी पंप करते हैं, मुझे उम्मीद है अब आपको याद हो गया होगा। ये इलेक्ट्रॉन या एटम्स एक्साइट होंगे और उसके बाद जैसे ही हम एक फोटॉन इन एटम से टकराएगा तो उसके बाद स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। दोनों तरफ हमने मिरर लगाए हुए हैं, हाईली रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स बनते रहेंगे, इनके बीच में घूमते रहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटॉन बन रहे हैं, घूम रहे हैं। लेकिन इन कैविटी की एक ख़ास बात ये होती है कि इनकी लेंथ इतनी रखी जाती है कि मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज के जो फोटॉन्स हैं वो आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें और ख़त्म हो जाए, या वो ऊपर और नीचे से एस्केप कर जाए और बाकी एक फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रॉन्स बीच में सरवाइव कर सकें। आप देख सकते हैं कि वो कोहेरेंट भी हो रहे हैं। तो ये कैविटी डिस्करेज करती है कि मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के फोटॉन इसके अंदर एग्जिस्ट कर सकें। वो सारे के सारे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का शिकार होते हैं और हमारे पास सिंगल फ्रीक्वेंसी रह जाती है और रिफ्लेक्शन की वजह से, बार बार रिफ्लेक्शन की वजह से वो कोहेरेंट हो जाते हैं और उसके बाद हम इनको एक तरफ से निकालते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप स्टीम कुकर से काम लेते हैं, आग जलाते रहते हैं और उसके अंदर प्रेशर बिल्टअप करते रहते हैं, पर एक तरफ से आप स्टीम को रास्ता देते हैं और स्टीम बहुत प्रेशर के साथ उस तरफ से निकलती है और उससे आप कोई काम भी ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक छोटी सी लूज एग्जांपल मैंने दी है ताकि आप लेज़र को भी ऐसे विजुलाइज कर सकें। हमारे पास सबसे पहली लेज़र 1960 में बनाई गई। इस लेज़र का नाम रूबी क्रिस्टल है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ लेज़र ट्यूब के, लेज़र मीडियम के दोनों तरफ रिफ्लेक्टिव मिरर्स लगे हुए हैं। बीच में रूबी है, ये बहुत नायाब धात होती है रूबी, उसको रखा गया और ऊपर हमने एक फ्लैश ट्यूब दी है। आप ये फ्लैश ट्यूब वाइट कलर की देख सकते हैं। तो ये क्या करती है, ये ऑन होती है और ऑफ होती है। इसकी इंटेंसिटी, ये हाई इंटेंसिटी वाइट लाइट आर्क प्रोड्यूस करती है और उसकी वजह से, हाई इंटेंसिटी वोल्टेजेस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स एक्साइट होते हैं और हाई स्टेट में चले जाते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है और उसके बाद जब स्टिमुलेटेड एमिशन होती है तो फिर यहाँ पर फोटॉन्स जमा होते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं और कुछ देर के बाद आपको यहाँ पर लेज़र नज़र आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये लेज़र कॉन्टिन्यूस लेज़र नहीं थी, क्योंकि आर्क जो हम यहाँ पर हाई वोल्टेजेस देते थे वो कुछ टाइम के लिए देते थे, पल्सेस में देते थे, इसलिए यहाँ पर लेज़र जो प्रोड्यूस होती थी वो भी पल्सेस में प्रोड्यूस हो रही है। मैं राइट साइड पर आपको रूबी क्रिस्टल लेज़र दिखा रहा हूँ और आज की जो लेज़र है वो इससे 200 गुना ज़्यादा ताकतवर है। हम जब भी कहीं लेज़र शाइन करते हैं तो वो वहाँ का टेम्परेचर बढ़ाती है। अगर आप गुब्बारे फाड़ना चाहते हैं तो लेज़र से आराम से फाड़ सकते हैं। लेकिन अब तो लेज़र मेटल्स पर प्रिंटिंग के लिए, 3D प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेज़र की ताकत और बारीक बीनी का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि हमने बाल पर, आप देख सकते हैं IBM लिखा हुआ है। ये बाल है जो मैं आपको, ह्यूमन हेयर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसके ऊपर हमने 20 माइक्रोमीटर के साइज पर जाकर हमने IBM लिखा हुआ। तो आप देख सकते हैं कि कितने फाइन कटर्स इसके साथ बनाए जा सकते हैं, कितनी फाइन कटिंग इसके साथ की जा सकती है। मेटल्स को काटने के लिए तो लेज़र इस्तेमाल होती है, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में भी आप लेज़र का इस्तेमाल करते हैं और डाटा कम्युनिकेट करते हैं। तो हमारा जितना भी इंटरनेट है वो भी लेज़र पर बेस कर रहा है। और अब हम सैटेलाइट के बीच में और सैटेलाइट से ज़मीन तक और सैटेलाइट से डीप स्पेस नेटवर्क्स तक लेज़र में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो लेज़र स्पेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है और फ्यूचर कम्युनिकेशन स्पेस में लेज़र से ही होने जा रही हैं। आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि लेज़र, मैंने आपको बताया कि उसमें बहुत थोड़ी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होती है और उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो LED लाइट है उनमें बहुत सी लाइट मौजूद होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम काफ़ी ब्रॉड नज़र आएगा। लेकिन आप अगर लेज़र को देखें तो यहाँ पर आपको एक पीक नज़र आएगी। इसका मतलब ये कि बहुत थोड़ी वेवलेंथ है, गिनी चुनी वेवलेंथ, कोहेरेंट लाइट है और सिंगल फ्रीक्वेंसी लाइट है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी भी आप देखें यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर आप देखें तो आपको यहाँ पर बहुत सी फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ नज़र आ रही हैं और इसकी इंटेंसिटी कम है।
मैं लेफ़्ट साइड के ग्राफ में अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि अगर हम लेज़र को देखें तो आपको यहाँ पर लेज़र नज़र आ रही, लेकिन आप अगर बल्ब को देखें तो फ्लोरोसेंट को देखें, सूरज की रोशनी को देखें तो आप देख सकते हैं कि उनमें आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है, बहुत सी वेवलेंथ्स नज़र आ रही। तो उसमें हर किस्म की हमें वेवलेंथ भी नज़र आ रही है। और अगर आप फ्लोरोसेंट लाइट्स को देखें तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि आपको बहुत सी वेवलेंथ्स नज़र आ रही हैं, लेकिन कुछ वेवलेंथ्स बहुत ज़्यादा पीक कर रही हैं। तो लेज़र का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये एनर्जी एफिशिएंट होती है। आप देख सकते हैं कि आपको, लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि क्या हम वाइट लाइट लेज़र बना सकते हैं? क्या हम सफ़ेद रंग की लेज़र बना सकते हैं? क्योंकि सफ़ेद में तो 7 रंग होते हैं और हम कहते हैं कि लेज़र सिर्फ एक रंग की हो सकती है। मैं आपके जवाबात का इंतज़ार कमेंट्स में करूंगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।